सो हेलो एवरीवन, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो ये पीवाईक्यू का नेक्स्ट सेशन है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगेन जैसा मैं हर क्वेश्चन के लिए कहता हूं, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। एक 2D एरे गिवन है 4x5 का। ज्यादातर स्टूडेंट 2D एरे को मैट्रिक्स की तरह देखते हैं, 4 रोज 5 कॉलम। ऑफ कोर्स आप वैसे भी समझ सकते हैं, और हमें ये वैल्यू प्रिंट करने को कहा जा रहा है। ठीक, आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए, इफ आई आस्क यू, सबसे पहले इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। व्हाट इज स्टार स्टार ए? तो अगर कोई मेरे से पूछेगा ए क्या है, ए एक एरे का नाम है, और इन सी प्रोग्रामिंग एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ए है क्या, तो देखिए, अगर मैं कहता हूं ए, तो ए के 4 पार्ट हैं, लाइक A0, A1, A2, A3, और इन सबके 5-5 पार्ट हैं। इट्स लाइक दिस। अगर आप हायरार्की समझने की कोशिश करें तो A is a collection of 4 element. A is a collection of 4 element, or you can say A is an array with 4 element. First element is A0, second element is A1, third element is A2 and fourth element is A3. और C प्रोग्रामिंग में array का नाम क्या होता है? Array name represent address of its first element. Address of its first element. तो अगर मैं आपसे पूछूं A क्या है, A array का नाम है जिसका पहला एलिमेंट है A0. So if I ask you what is A, you will say it is nothing but address of its first element, so it is address of A0. Now अगर ये ठीक है, then if I put star on both the sides, it is nothing but star ampersand of A0. अब अगर थोड़ा भी आप एरे जानते हैं तो स्टार और एम्परसेंट एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, इस ऑर्डर में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। दैट मींस नाउ द वैल्यू ऑफ स्टार ए इज A0। अब फिर से सवाल उत्पन्न हुआ कि A0 क्या है। देखिए, A0 एक एरे का नाम है जिसके 5 एलिमेंट हैं, जिसमें पहला एलिमेंट है A00, देन A01 एंड सो ऑन। That means overall A0 एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। A0 एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा किसके? अपने पहले एलिमेंट के एड्रेस को। So what is A0? Address of its first element, so it is nothing but address of A00. If this is true, then if I put a star on both the sides, ये स्टार और एम्परसेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा A00. That means star A is nothing but first row first element, that is 1. तो star A का आंसर हमें पता चल गया, which is 1. ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर होना चाहिए that star A is 1. ओके, कोशिश करते हैं। चलिए अब फिर से समझने का प्रयास करते हैं। हमें पता ये चल गया कि स्टार A 1 है। देखिए, इतनी सारी भूमिका जो मैंने बताई वो सिर्फ इसलिए कि व्हाट इज स्टार ए। ठीक है, अब लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू। कोशिश करते हैं इसको समझने की। तो मैंने कहा स्टार ए प्लस स्टार ए प्लस 2 प्लस 3, हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमें इतनी कहानी तो पता चल गई कि ये 1 है, 1 प्लस 2 ए, बहुत बढ़िया। नाउ दिस इज स्टार प्लस 3 एंड अगेन दिस इज स्टार। अगर मैं इसको सॉल्व करने की प्रयास करूं तो ये आएगा ए प्लस 3, देन आई एम पुटिंग अनदर स्टार। अब एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्टार ऑफ ए प्लस 3 क्या होगा? ए ऑफ 3। और सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये क्या आएगा? A33। यानी कि हम कह रहे हैं फोर्थ रो का फोर्थ एलिमेंट। सी, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो का 1 2 3 फोर्थ एलिमेंट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 19. Arrays and pointer
आपके उतने ही अच्छे होंगे जितना कॉन्सेप्ट आपका एड्रेसेस का अच्छा है। इफ यू नो एड्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है, आप सब कुछ जानते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग प्रोग्राम, प्लीज पॉज द वीडियो। फ्रॉम मेन, हमने मेन फंक्शन से स्टार्ट किया। मेन के अंदर एक आई नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है। मेन के अंदर एक जे नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है। इसका कुछ एड्रेस होगा, इसका भी कुछ एड्रेस होगा। आपने फंक्शन कॉल किया f, लेकिन एड्रेस ऑफ i से पास किया। दैट मींस आपने यहां से एक्चुअली पास किया 100,10। ठीक है। सो व्हाट इज दिस पॉइंटर? इस पॉइंटर p के अंदर 100 है और m की वैल्यू 10 है, यानी कि इनसाइड दिस फंक्शन द वैल्यू ऑफ m इज 10। अब इस फंक्शन के अंदर आपने कहा m इज इक्वल टू m प्लस 5, तो लेट मी अपडेट द वैल्यू ऑफ m बाई 5, सो इट बिकम 15। अब आप कह रहे हो वैल्यू एट एड्रेस 100। सी, अगर p की वैल्यू 100 है, दैट मींस ओके, सो वैल्यू एट एड्रेस 100 क्या है? 5 प्लस m, सो दिस बिकम्स 20, और हम अपडेट कर रहे हैं इस वैल्यू को। सो नाउ दिस वैल्यू बिकम्स 20। फंक्शन खत्म हुआ, आप यहां पर आए, देखिए आराम से समझिएगा। अब आप कह रहे हो i प्लस j, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? द वैल्यू ऑफ i इज अपडेटेड and it becomes 20, but the value of j, can you tell me what is the value of j? The value of j is 10, so the correct answer is 20 plus 10. The correct answer for this particular question is 30. Done? उम्मीद करता हूं सबको डन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। What will be the output of the following C program? देखिए, जब भी मैं रिकर्शन पढ़ाता हूँ ना, किसी भी बैच में पढ़ाऊँ और इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि रिकर्शन प्लस स्टैटिक वेरिएबल, ऑलवेज पे योर रिस्पेक्ट टू दीज क्वेश्चन। सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करनी है आपको रिकर्शन प्लस स्टैटिक वेरिएबल, रिकर्शन प्लस प्री इंक्रीमेंट, और अगर किसी क्वेश्चन में ये तीनों हैं तो समझ जाओ कि पूरा नतमस्तक हो जाना है उस क्वेश्चन के आगे, क्योंकि आज आप उस क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देंगे, गेट के एग्जाम में वो आपको रिस्पेक्ट देगा। आज आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, गेट के एग्जाम में वो आपको कहेगा अच्छा बेटा हमको रिस्पेक्ट नहीं दिए थे, आज बताएंगे तुमको। ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? वॉइड मेन काउंट 3। तो मेन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो भी आंसर काउंट ऑफ 3 का है वही आंसर मेन का है। मेन तो सिर्फ काउंट ऑफ 3 को कॉल कर रहा है ना, दैट इज व्हाई हमें इस पर फोकस करना है। अब अगर आप गौर करें यहां पर पहली इंपॉर्टेंट बात, देखिए इफ के आगे अगर ब्रैकेट्स नहीं होते ना तो उसका स्कोप होता है पहले सेमीकोलन तक, यानी कि इफ का स्कोप सिर्फ इस तक है, यानी कि ये जो काउंट ऑफ n-1 है सिर्फ ये इफ का पार्ट है, ये प्रिंटफ इसका पार्ट नहीं है। दैट मींस प्रिंटफ हर रिकर्सिव कॉल का पार्ट है। ठीक है। अब आराम से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ठीक, देखिए जब पहली कॉल हमारी चली काउंट ऑफ 3 की, लेट मी से दिस इज काउंट ऑफ 3। ठीक है। एंड व्हेन आई एम सेइंग काउंट ऑफ 3, दैट मींस आई एम सेइंग द वैल्यू ऑफ n इज 3। डन सर। देयर इज अ स्टैटिक वेरिएबल d। स्टैटिक वेरिएबल कभी भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड का पार्ट नहीं होते, हमेशा डेटा सेगमेंट का पार्ट होते हैं। तो मैंने कहा स्टैटिक वेरिएबल d इज इक्वल टू 1। डन। क्या ये लाइन कभी भी एग्जीक्यूशन टाइम पर नहीं चलती। तो काउंट फंक्शन में सबसे पहले क्या होता है, प्रिंट करते हैं हम n की वैल्यू, देन प्रिंट करते हैं d की वैल्यू, देन d प्लस प्लस होता है। उसके बाद ये चलेगा या नहीं चलेगा वो n की वैल्यू पर डिपेंड करता है। दैट मींस सबसे पहला काम क्या होगा, प्रिंट करेंगे n की वैल्यू। सो इस वाले के लिए सबसे पहले प्रिंट करेंगे 3, देन प्रिंट करेंगे d की वैल्यू विच इज 1, देन हम करेंगे d इज इक्वल टू d प्लस 1, बिकॉज ऑफ दिस d बिकम्स 2। नाउ इफ कंडीशन की अगर बात करूं 3 ग्रेटर देन 1, इज इट ट्रू? यस, बिकॉज इट इज ट्रू, काउंट ऑफ n-1 विल एग्जीक्यूट, काउंट ऑफ 2 एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद लिखा हुआ है printf d। अब सवाल ये है कि पंकज सर ने printf d क्यों लिखा, why not printf 2? बिकॉज अब देखिए
आगे का काम क्या होगा, हम इसका ट्री बनाएंगे, उसके बाद और ट्री। दैट मींस ये printf तभी तो वर्कआउट करेगा जब ये काउंट ऑफ 2 पूरा चल जाएगा। बट इट मे हैपन कि ये काउंट ऑफ 2 स्टैटिक वेरिएबल डी की वैल्यू को चेंज कर दे। इसीलिए एग्जाम में कभी भी यहां पर वैल्यू मत रखिएगा, बिकॉज ये printf वेट कर रहा है इसके खत्म होने का। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा मैंने printf b क्यों लिखा है। ठीक है सर। अब जब ये काउंट ऑफ 2 चलेगा, n की वैल्यू 2 है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा प्रिंट करो n की वैल्यू, देन दूसरा काम होगा प्रिंट करो d की वैल्यू व्हिच इज 2, देन तीसरा काम होगा d इज इक्वल टू d प्लस 1 एंड अगेन दिस विल मेक d एज 3। नाउ आई विल चेक इफ 2 is greater than 1 because this is true, count of 1 will be called, otherwise ये कॉल नहीं होता। एंड लास्ट में printf d। ओके, नाउ व्हेन काउंट ऑफ 1 इज कॉल्ड, सबसे पहला काम होगा प्रिंट करो n की वैल्यू, देन प्रिंट करो d की वैल्यू व्हिच इज 3 नाउ, then make d is equal to d plus 1, because of this d becomes 4 and then you will check if, see now 1 greater than 1 is false, इसीलिए काउंट वाला कॉल नहीं चलेगा लेकिन printf तो चलेगा ना। यही तो मैंने बताया था कि if का स्कोप या काउंट कहां तक है, सिर्फ काउंट वाली जो कॉल है वो है if का पार्ट। दैट मींस काउंट नहीं चलेगा बट printf भी तो चलेगा ना, यानी कि आप रिकर्सिव कॉल खत्म हो गई। ठीक है, अब आप अगर इसको ट्रेस करेंगे सर, हम जानते हैं ना सबसे पहले 3 प्रिंट होगा, देन 1 प्रिंट होगा, एक्चुअली तो ये सब हो चुका बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, देन 2 आर यू गेटिंग दिस? ये मछली तैराना सब लोग सीख पाए हैं या नहीं मेरे से, आई डोंट नो। यहां तक की कहानी मैं बताता हूं क्या क्या प्रिंट हुआ सर। 3 प्रिंट हुआ, देन 1 प्रिंट हुआ, देन 2 प्रिंट हुआ, देन 2 प्रिंट हुआ, देन 1 प्रिंट हुआ, देन 3 प्रिंट हुआ। 3 1 2 2 1 3, 3 1 2 2 1 3, ऐसा कोई आंसर है? 3 1 2 2 1 3। अच्छा, उसके बाद 3 डी रह गए, लेकिन इन तीनों डी की वैल्यू सेम होगी क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल एक्टिवेशन रिकॉर्ड का पार्ट नहीं होता है। दैट मींस यहां पर भी डी की वैल्यू क्या होगी 4, और यहां पर भी डी की वैल्यू क्या होगी 4, और यहां पर भी क्या होगी 4। दैट इज व्हाई 4 4 4। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? सर इस क्वेश्चन का आंसर है 3 1 2 2 1 3 4 4 4। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। मैं फिर से एक बात रिपीट करना चाहता हूं, ऑलवेज पे योर रिस्पेक्ट टू दोज क्वेश्चन ऑफ रिकर्शन दैट कंटेन्स स्टैटिक वेरिएबल, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, और अगर सब कुछ है तो पूरा नतमस्तक हो जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड फोकस कीजिए क्या किया जा सकता है इस क्वेश्चन में। अगेन अगर किसी को लग रहा है कि ये कॉल बाय रेफरेंस है, हाँ वो तो है। सी यहां से एड्रेस आ रहे हैं, बट आई होप आपको याद होगा एक और क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, बिकॉज यहां पर कोई डी रेफरेंसिंग नहीं हो रही है। व्हाट डज दैट मीन? हम कभी भी कंटेंट पर काम तो कर ही नहीं रहे। अगर कहीं से एक एड्रेस आ रहा है और मैं अपने कोड में वैल्यू एट दैट एड्रेस कर ही नहीं रहा हूं, तो क्या कंटेंट पर काम हो रहा है? नहीं सर। दैट मींस इस कोड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। दैट मींस सर ये सारी कॉल बेकार हैं। सो अंडरस्टैंड, क्या ये स्वैप करेगा? नहीं। a लेस देन c चलेगा ही नहीं क्योंकि फॉल्स है, ये भी नहीं। दैट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? जो भी स्टार्टिंग में थी वही वैल्यू है, दैट इज 2016। ठीक है, तो आपको ये भी आना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, कुछ क्वेश्चन जिनमें टाइम नहीं देना चाहिए आप उनमें टाइम वेस्ट करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से एकदम बकवास चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब सोचिए समझिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, void f, int short, void main, सब कुछ दिया हुआ है। कह रहा है which one of the following expression when placed in the blank above will not result in a type checking error? टाइप चेकिंग एरर नहीं आएगा किन किन में? फोकस करिएगा, बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। देखिए ऑप्शन ए क्यों नहीं है, पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। हम कह रहे हैं f of s, what is the type of s? Short, okay? And if you are saying s, you cannot say star of s,
because s is a simple variable, you cannot put a star with a simple variable, है ना? तो पहला ऑप्शन ये तो यही गलत हो गया, ऑप्शन ये तो यही गलत हो गया, ठीक है? इज दैट ओके? अब देखिए ऑप्शन बी क्यों गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है इक्वल टू एफ ऑफ आई कोमा एस। हाउ इज दैट? आई होप ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर इक्वल टू है क्वेश्चन में, अगर नहीं है तो पहले उसको भी देख लेते हैं। एफ ऑफ आई कोमा एस, व्हाट इज आई? आई क्या है? इंटीजर, ओके। और एस क्या है? शॉर्ट। अगर सिर्फ एफ ऑफ आई कोमा एस होता तब भी हम एक बार को सोचते, बट आई होप, हाँ, बट मेरे ख्याल से इक्वल टू लगा हुआ है, इसीलिए ये गलत है। अब अगर ऑप्शन सी की मैं बात करूं, एफ ऑफ आई कोमा स्टार एस, देखिए अगेन सेम रीजन, एस सिंपल वेरिएबल है, यू कैन नॉट पुट अ स्टार विद अ सिंपल वेरिएबल। आंसर डी इज करेक्ट है। क्यों करेक्ट है वो भी देख लेते हैं। आई क्या है? आई इज अ इंटीजर, एंड आई इज अ इंटीजर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज यहां पर भी इंटीजर है। पी के अंदर एक शॉर्ट वेरिएबल का एड्रेस है, तो दैट मींस स्टार पी के अंदर क्या होगा? एक शॉर्ट वेरिएबल होगा। That means again this is also okay. So what is the correct answer for this particular question? So the correct answer is option D. ठीक है? Next आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप आराम से करेंगे, वीडियो पॉज कीजिए, आराम से सोचिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं, उसके बाद मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है? सारे लोग कोशिश करते हैं, ठीक है? क्या है द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम? पहले ये समझिए कि मेन के अंदर एक लोकल वेरिएबल है x इज इक्वल टू 1, यानी कि एक x वेरिएबल है मेन का जिसकी वैल्यू 1 है। अब ये पर्टिकुलर लाइन क्या कह रही है? x इज इक्वल टू एक्स प्लस, अगर मैं इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करूं तो यही तो बोल रहा है x प्लस f1 की वैल्यू प्लस f2 की वैल्यू प्लस f3 की वैल्यू प्लस f4 की वैल्यू। डन है सर। अब ये वाला x क्या है? 1। f1, अगर मैंने f1 को कॉल किया, आराम से देखिएगा, अगर मैंने f1 को कॉल किया देन क्या होगा? पहले तो ये समझिए, ये क्या है? प्रोटोटाइप, ठीक है, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, तो मैंने कहा x ग्लोबल, इसकी वैल्यू 10 है। आपने f1 को कॉल किया, f1 के पास अपना एक लोकल वेरिएबल है x इज इक्वल टू 25, ठीक है? आपने कहा x प्लस प्लस, तो ये वैल्यू हो गई 26, और रिटर्न किया x। दैट मींस f1 से क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है? f1 से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो है 26। नाउ जब हमने f2 को कॉल किया, देखिए f1 खत्म, लोकल वेरिएबल खत्म। जब हमने f2 को कॉल किया, f2 के पास एक लोकल वेरिएबल है x, लेकिन वो स्टैटिक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 50। उसके बाद ये लाइन कभी एग्जीक्यूशन टाइप पर चलती ही नहीं है एक्चुअली। तो जब आपने x प्लस प्लस का, ये 51 हो गया और रिटर्न क्या हुआ? 51, यानी कि यहां रिटर्न हुआ 51। अब जब आप f3 को कॉल करेंगे, देखिए f3 के पास x वेरिएबल नहीं है, तो अगर f3 कह रहा है x इज इक्वल टू x इंटू 10, ये कौन से वाला x है? ग्लोबल x, जिसका कोई नहीं, उसका ऊपर वाला, ठीक है? तो ये क्या है? ग्लोबल x, यानी कि आप एक्चुअली में हम ये कह रहे हैं x ग्लोबल की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ऑलरेडी वो वैल्यू 10 है। दैट मींस नाउ दिस बिकम 100 एंड द सेम 100 वुड बी रिटर्न्ड ओवर हियर, ठीक है? एंड ओके, ये f2 था, सॉरी दिस वाज f2 आई होप, है ना? ये f2 था, मैंने f4 लिख दिया था गलती से, माफी चाहता हूं। दिस इज f2। तो जब f2 अगेन कॉल होगा, आराम से समझिएगा, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है, इट्स वैल्यू परसिस्ट, लाइफ टाइम क्या होता है इसका? थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो अब f2 जब आप फिर से एग्जीक्यूट कराएंगे, x प्लस प्लस की वजह से 52 हो जाएगा एंड द सेम वैल्यू इज रिटर्न। सो फाइनली व्हाट इज द आंसर? 1 प्लस 26 प्लस 51 प्लस 100 प्लस 53। देखिए इन दोनों का सम आ जाएगा 103, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 100, 130 प्लस 100, सो द फाइनल आंसर इज 230। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। स्टैटिक वेरिएबल का मेन कॉन्सेप्ट था। गेट में स्टैटिक वेरिएबल, साइज ऑफ, strlen, रिकर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है?
और रिकर्शन के साथ स्टैटिक वेरिएबल पूरी रिस्पेक्ट करो, ठीक है, मेरी करो ना करो, रिकर्शन की जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, एक प्रोग्राम गिवन है, कह रहे नंबर ऑफ टाइम प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इज, प्रिंटफ स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, डोंट वरी कि क्या हुआ, क्या ये नहीं बोल रहा क्या प्रिंट होगा, वो कह रहा है प्रिंटफ कितनी बार प्रिंट होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने सॉल्यूशन अचीव कर लिया होगा। आराम से देखते हैं। आई जे के की वैल्यू 0 है, तो हमसे पहले किसी ने कहा कि यार इसको अलग से करूं क्या, ठीक है, पहले जे की वैल्यू निकालते हैं। तो जे की वैल्यू आई 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 4 प्लस 2.0 डिवाइड बाई 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 5। सबसे पहला कौन सा ऑपरेशन होगा सर, डिवाइड मल्टीप्लाई सेम प्रायोरिटी के हैं, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी की वजह से पहले ये होगा, तो जे की वैल्यू आएगी 6 डिवाइड 4 प्लस 2.0 डिवाइड 5 प्लस 8 डिवाइड 5। नेक्स्ट डिवाइड होगा तो ये वैल्यू आएगी 1 बिकॉज इंटीजर और इंटीजर द रिजल्ट इज इंटीजर, प्लस 2.0 डिवाइड बाई 5 प्लस 8 डिवाइड 5। नेक्स्ट क्या होगा सर, डिवाइड होगा ये वाला। अब क्योंकि एक फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डबल, मैं कह रहा हूं फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है, मैं फ्लोट और डबल नहीं कह रहा हूं, बिकॉज दिस इज फ्लोट टाइप एंड दिस इज इंटीजर टाइप, द रिजल्ट इज फ्लोट टाइप, दैट इज इसका आंसर आएगा 0.4। उसके बाद ये वाला डिवीजन होगा तो इसका आंसर आएगा 1। तो ओवरऑल देखिए जब ये एडिशन होगा तो इंटीजर और फ्लोटिंग टाइप, तो आंसर इज सॉरी फ्लोटिंग टाइप, और जब ये दोनों ऐड होंगे तो फिर से फ्लोटिंग टाइप, दैट मींस बट जे का क्योंकि टाइप इंटीजर है, ये एक्चुअली में जे के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, एक्चुअली में जे के अंदर 2 वैल्यू जाएगी। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा ये समझ में आ जाए तो, वेदर दिस इज ओके और नॉट कि जे में 2 वैल्यू गई, ठीक है। दैट मींस हम इतना सॉल्व कर चुके दैट द वैल्यू ऑफ जे इज 2, जे की वैल्यू क्या है 2 है ना, जे की वैल्यू क्या है 2 है, डन। उसके बाद हमने कहा पहला स्टेटमेंट k इज इक्वल टू k माइनस 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 ऑफ j, तो j की वैल्यू तो ऑलरेडी 2 है, तो इस स्टेटमेंट को 2 स्टेटमेंट में आप तोड़ेंगे क्योंकि पहला प्री इंक्रीमेंट है, उसके बाद k इज इक्वल टू k माइनस j होगा, तो j इज इक्वल टू j माइनस 1 की वजह से j की वैल्यू 1 हो गई, उसके बाद k इज इक्वल टू 0 माइनस 1 यानी k की वैल्यू माइनस 1 होगी, j की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू माइनस का 1 है। बिफोर एनीथिंग, बिफोर दिस लूप स्टार्ट, k की वैल्यू माइनस का 1 है और j की वैल्यू 1 है। चलिए, तो हमें ये कहानी भी समझ में आ गई कि k की वैल्यू माइनस 1 है और j की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू माइनस का 1। अब देखिए हमारा लूप चल रहा है, तो i की वैल्यू क्या होगी 0, i की पहली वैल्यू क्या है 0, स्विच ऑफ 0 प्लस माइनस का 1, आई होप इट इज नथिंग बट स्विच ऑफ माइनस का 1। तो स्विच ऑफ माइनस का 1 अगर है तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट करेगा, डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद एक बार प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा और स्विच खत्म हो जाएगा, ठीक है, डन सर। अब नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, स्विच ऑफ i प्लस k, सी दिस विल बिकम 1 माइनस 1, सो इट इज नथिंग बट स्विच ऑफ 0। अब अगेन स्विच ऑफ 0 की अगर बात करेंगे, डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंटफ एक बार एग्जीक्यूट करेगा, काम खत्म हो जाएगा। नाउ व्हेन i becomes 2, स्विच ऑफ 2 माइनस 1 दैट इज स्विच ऑफ 1 एग्जीक्यूट करेगा। अब जब स्विच ऑफ 1 एग्जीक्यूट करेगा दैट मींस केस 1, अब केस 1 का मतलब यहां से लेके नीचे की डायरेक्शन में सब कुछ एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ब्रेक नहीं लगा तो ये वाला और ये वाला तीनों प्रिंटफ चलेंगे, दैट मींस केस 1 2 3 और डिफॉल्ट ये सब चलेंगे, ओवरऑल 3 बार प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जैसे ही i की वैल्यू 3 होगी, हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा स्विच ऑफ 3 माइनस 1। फोकस कीजिए, स्विच ऑफ 3 माइनस 1 का मतलब क्या है, कौन सा एग्जीक्यूट करेगा सर, स्विच ऑफ 3 माइनस 1 का मतलब है स्विच ऑफ 2 एग्जीक्यूट करेगा। आप देखिए स्विच ऑफ 2 का मतलब है
यहां से लेके नीचे, तो दैट मींस अगेन 3 बार printf चलेगा, दैट इज 3 टाइम्स printf चलेगा। डन है सर। नेक्स्ट टाइम जब i की वैल्यू 4 होगी, स्विच ऑफ 4 - 1 यानी कि स्विच ऑफ 3 चलेगा। अब स्विच ऑफ 3 का मतलब है केस 3 और डिफॉल्ट चलेगा, दैट मींस केस 3 चलेगा और डिफॉल्ट चलेगा। तो केस 3 चला और डिफॉल्ट चला, दैट मींस printf 2 बार चला। सो ओवरऑल printf कितनी बार चला सर, समझते हैं। 1 2 5 8 9 10। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो printf चला वो है 10 टाइम्स printf चला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है ये। अगर आप रिकर्शन ट्री बनाना जानते हैं तो ये 2 नंबर मेरे हिसाब से तो मुफ्त के थे। गेट में रिकर्शन से रिलेटेड इससे आसान क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता जब पूछा जाएगा। कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग रिकर्सिव सी फंक्शन void get int n, कुछ कोड है। कह रहे if get of 6 function is being called in main, then how many times will the get function be invoked before returning to main? यानी कि ओवरऑल हमें ये कैलकुलेट करना है कि गेट फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ। अब देखिए हमें क्योंकि सिर्फ काउंटिंग करनी है, क्या मुझे printf से लेना देना है? नहीं। अगर आप गेट फंक्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो गेट फंक्शन ये कहता है कि अगर वैल्यू लेस देन 1 है तो कोई कॉल नहीं होगी, दैट मींस गेट ऑफ 0, ओके, गेट ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू, नो रिकर्सिव कॉल। 0 या किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए कोई रिकर्सिव कॉल नहीं होगी, ठीक है। पर 1 के लिए तो होगी, हाँ होगी। और गेट क्या कहता है? ये तो बेस केस हो गया। और गेट कहता क्या है? हर रिकर्सिव कॉल 2 रिकर्सिव कॉल को करेगी। पहली रिकर्सिव कॉल में आर्गुमेंट 1 कम होगा और दूसरी में 3 कम होगा। जरा इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं बेहतरीन तरीके से। तो अगर किसी ने मेरे को बोला कि भैया गेट ऑफ 6 का कॉल, ठीक है, तो गेट ऑफ 6 के लिए n की वैल्यू 6 होगी। तो बेसिकली ये क्या करेगा? 2 कॉल करेगा, एक कम आर्गुमेंट तो 6 से 1 कम 5, और एक 3 कम आर्गुमेंट तो 6 से 3 कम होता है 3। अब गेट ऑफ 5 क्या करेगा? अगेन 2 कॉल करेगा, 5 से 1 कम, 5 से 3 कम। गेट ऑफ 3 क्या करेगा? 3 से 1 कम, देन 3 से 3 कम। गेट ऑफ 0 किसी को कॉल नहीं करेगा बिकॉज n इज लेस देन 1, ठीक है। अब गेट ऑफ 4 क्या करेगा? गेट ऑफ 4 कहेगा कि 1 कम, देन 3 कम। आराम से समझिएगा। गेट ऑफ 2 क्या बोलेगा? गेट ऑफ 2 बोलेगा 1 कम एंड 3 कम। 3 कम का मतलब होता है माइनस का 1, ठीक है। इज दैट ओके? मैं इसको थोड़ा सा खिसका दे रहा हूं ताकि चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ठीक है। ये गेट 2 क्या करेगा? गेट 1 एंड अपने से 3 कम। गेट ऑफ 1 क्या करेगा? चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। गेट ऑफ 3 क्या करेगा? अपने से 1 कम और अपने से 3 कम। तो ये तो खत्म हो गया। ये गेट ऑफ 2 क्या कहेगा? अपने से 1 कम और अपने से 3 कम। मैं थोड़ी देर में ये भी समझाऊंगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें इतने की जरूरत ही नहीं थी, हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना था भाई, यही तो पर्पस है ना इस सीरीज का मेरी। तो गेट ऑफ 1 क्या करेगा? गेट ऑफ 1 कहेगा कि अपने से 1 कम और अपने से 3 कम, ठीक। सिमिलरली ये वाला गेट ऑफ 1 क्या कहेगा? अपने से 1 कम और अपने से 3 कम। ये वाला भी यही बोलेगा कि अपने से 1 कम और अपने से 3 कम। सिमिलरली ये वाला भी यही बोलेगा, अपने से 1 कम और अपने से 3 कम, है ना? आई होप हो चुका शायद। अब अगर आप कॉल गिनेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। आंसर हमारा आ चुका 25, पर क्या मुझे इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत थी? द आंसर इज नो। फिर से देखते हैं। मैंने कहा कि भैया गेट ऑफ 6 को कॉल करो। गेट ऑफ 6 बोलेगा कि यार गेट ऑफ 5 एंड गेट ऑफ 3, ठीक है। गेट ऑफ 3 क्या बोलेगा? गेट ऑफ 3 बोलेगा कि गेट ऑफ 2 एंड गेट ऑफ 0,
गेट ऑफ 2 क्या बोलेगा? गेट ऑफ 2 बोलेगा कि गेट ऑफ 1 एंड गेट ऑफ माइनस का 1। गेट ऑफ 1 बोलेगा कि गेट ऑफ 0 एंड गेट ऑफ माइनस का 2। अगर आप इतना सॉल्व कर चुके हैं तो हमारी समझ में एक बात जरूर आ जाएगी कि नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स कितनी है। देखिए, अगर मैं पूछूं कि गेट ऑफ 1 में ओवरऑल कितनी फंक्शन कॉल है तो 3 है। गेट ऑफ 2 में 3 ये, 4 और 5। गेट ऑफ 3 में 5 ये, 1 ये और ये। दैट मींस गेट ऑफ 3 का भी आंसर अब मुझे पता है, गेट ऑफ 2 का भी पता है। तो जब गेट ऑफ 5 को सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे कि गेट ऑफ 4 एंड गेट ऑफ 2। क्या अब मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत है, या मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं कि गेट ऑफ 2 में अगर यहां पर 5 कॉल हैं तो यहां पर भी 5 कॉल होंगी। अब गेट ऑफ 4 को जब सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे गेट ऑफ 3 एंड गेट ऑफ 1। अब आराम से समझिए, क्या मुझे गेट ऑफ 3 को सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं सर, मुझे पता है कि गेट ऑफ 3 में 7 कॉल हैं तो यहां पर भी 7 होंगी। गेट ऑफ 1 में 3 कॉल हैं तो यहां पर भी है। तो ओवरऑल गेट ऑफ 4 में कितनी होगी? 7 प्लस 3 और 1 ये खुद, यानी 11। गेट ऑफ 5 में कितनी कॉल होगी? 11 प्लस 5 और 1 ये खुद, 16 कॉल यहां पर आ गई। ठीक है, अब ओवरऑल अगर देखने की कोशिश करें, आराम से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 कॉल यहां पर आ गई। Did I mistake somewhere? मैंने कहीं गलती कर दी है क्या? गेट ऑफ 3 में 1 2 3 4 5 6 7, ओके। 6 के लिए 5 और 3, 2 के लिए 1 2 3 4 5, 4 के लिए 3 और 1, 7 और 3 10 और 1 11, 11 और 5 16 और 1 17। मिस्टेक समझ में आ गई मेरी? कर देता हूं यार मैं भी कभी बार। 11 और 5 16 और 1 ये खुद, तो 17 कॉल यहां हो गई, 7 यहां हो गई और 1 कॉल ये है। तो ओवरऑल आंसर क्या है? 17 प्लस 7 प्लस 1, टोटल 25 कॉल्स। ठीक है, तो हमें पूरा बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। देखिए क्या कह रहा है, पहले तो ये समझते हैं हो क्या रहा है। एक इंटीजर एरे दे रखा है 10 20 30 40 50। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज एन एरे ऑफ पॉइंटर टू इंटीजर। यानी कि अभी मेरे से पूछेगा P0 क्या है या P1 क्या है या P2 क्या है, ये क्या है? दीज आर पॉइंटर्स टू इंटीजर। या ये कहूं P0 के अंदर क्या होगा? किसी इंटीजर का एड्रेस होगा, P1 के अंदर भी इंटीजर का एड्रेस होगा। यानी कि P जो एरे है उसके हर एक एलिमेंट क्या होगा? एड्रेस होगा किसी इंटीजर का। अब अगर आपसे पूछा जाए A क्या है? एरे का नाम। एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, इसलिए A का मतलब है एड्रेस ऑफ A0। सिमिलरली A प्लस 3 का मतलब क्या है? एड्रेस ऑफ A0 प्लस 3 which is nothing but एड्रेस ऑफ A3। दैट मीन्स ये क्या है? एड्रेस ऑफ A3। सिमिलरली ये क्या है? एड्रेस ऑफ A4। ये क्या है? एड्रेस ऑफ A1। ये क्या है? एड्रेस ऑफ A2। और ये क्या है? एड्रेस ऑफ A0। ठीक है, तो ओवरऑल हमारी इतनी कहानी समझ में आ गई। चलिए देखते हैं। दैट मीन्स अब हम अगर अपने एरे को देखें P0 P1 P2 P3, so this is P0, this is P1, this is P2, this is P3, P4। तो P0 के अंदर क्या है? P0 के अंदर है एड्रेस ऑफ A0, इसके अंदर है एड्रेस ऑफ A3, then we have address of A4, then we have address of A1 and finally address of A2। ठीक है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है तो इसको रिमूव कर देता हूं। डन। हमसे कह रहे हैं PTR इज इक्वल टू P। देखिए P जो है वो इस एरे का नाम है और एरे का नाम हमेशा उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। यानी कि PTR के अंदर एक्चुअली में क्या आया है आपको ये समझना पड़ेगा। PTR के अंदर एड्रेस ऑफ P0 आया है। डन। अब आपने अगर किया PTR प्लस प्लस, दैट मीन्स आप कह रहे हो PTR इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ P0 प्लस 1। हम जानते हैं
अगर एड्रेस ऑफ P0 ये है तो +1 क्या होगा अगला एड्रेस। सो कैन आई से कि PTR के अपडेटेड कंटेंट अब हो गए एड्रेस ऑफ P1। कैन आई से दिस? हाँ सर। अब देखिए ये PRT नहीं है, PTR है। अब अगर कोई मेरे से पूछेगा PTR माइनस P, देखो PTR का मतलब क्या है? PTR का मतलब है एड्रेस ऑफ P1, यानी कि PTR का मतलब है ये वाला एड्रेस, ओके, और P कहने का मतलब है एड्रेस ऑफ P0, यानी कि ये वाला एड्रेस। लॉजिकली पॉइंटर का डिफरेंस हमेशा क्या बताता है? इन दो एड्रेसेस के बीच में कितने एलिमेंट हैं। दैट इज व्हाई द आंसर इज 1। तो इसका आंसर 1 है। अगर आप इसे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तब भी मैं इसका आंसर बता सकता हूं। मान लीजिए मैं कहता हूं ये 52 है और ये 56 है, ठीक है, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि एड्रेस साइज है 4 बाइट। तो लॉजिकली पॉइंटर्स का डिफरेंस क्या आता है? देयर एक्चुअल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेटा साइज, ठीक है, ओके। तो अगर इनका एक्चुअल डिफरेंस भी निकालेंगे तो 56 माइनस 52 डिवाइड बाई 4, तो 4 डिवाइड बाई 4, सो द आंसर इज 1। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर इसका आ गया 1। अब मेरे से कह रहा है स्टार स्टार PTR, तो भैया समझो स्टार स्टार PTR का मतलब है एड्रेस ऑफ P1, ठीक है। हम जानते हैं कि स्टार और एम्परसेंड कैंसिल हो जाते हैं, तो दिस बिकम स्टार ऑफ P1। क्या मैं P1 के कंटेंट जानता हूं? P1 के कंटेंट है एड्रेस ऑफ A3, तो मैंने इसको लिख दिया स्टार एड्रेस ऑफ A3। अब देखिए फिर से वही फंडा, स्टार और एम्परसेंड कैंसिल हो जाते हैं, ये बचा A3 यानी कि एरे का चौथा एलिमेंट विच इज 40। सो व्हाट इज द आंसर फॉर सेकंड? इट इज 40। सो द करेक्ट आंसर इज 140। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी पॉइंटर्स एरेज पर है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम सेगमेंट। एक स्ट्रिंग है, दिस इज द स्ट्रिंग। देखिए यहाँ स्पेस नहीं है, माफी चाहूंगा, यहाँ पर भी स्पेस नहीं है, यहाँ पर भी स्पेस नहीं है, ओके, समझते हैं। तो हमसे किसी ने कहा कि यार 7 साइज का एरे है, ठीक है, और यहाँ पर है 1 2 3 4 एंड नन। लेकिन ये बात याद रखिएगा ये सिंबल्स है, दैट मींस दीज ऑल आर कैरेक्टर्स, ठीक है। अब हमसे किसी ने कहा स्टार P इज इक्वल टू S1। पहले ये समझो S1 कहने का मतलब क्या है। सर अगर ये एड्रेस 100 है तो S1 के अंदर ये वाला एड्रेस है। तो अगर कोई मेरे से कहता है S1+2, देखो अगर ये S1 है तो S1+2 ये वाला एड्रेस होगा, S1+2 इस 3 का एड्रेस होगा, ठीक है, ठीक है, यानी कि P अब किसको पॉइंट कर रहा है? P इसको पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं कहता हूं स्टार P, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ के कंटेंट को चेंज करने की, तो मैं कह रहा हूं स्टार P इज इक्वल टू सिंबल 0, तो 3 की जगह सिंबल 0 आ जाएगा। अब किसी ने अगर मेरे से कहा प्रिंटफ %s, S1, S1 का मतलब ये वाला एड्रेस दिया, प्रिंटफ क्या करेगा? यहां से लेके जब तक नल नहीं मिलता प्रिंट करेगा और नल को प्रिंट नहीं करेगा। दैट इज व्हाई द आंसर इज 1204, ठीक है। So the correct answer is 1204. That is option C. Question confusing था because देखिए अगर यहां पर ना इसी की जगह स्टार P इज इक्वल टू 0 होता तो आंसर ऑप्शन ए हो जाता, क्योंकि 0 इंटीजर है। तो हम ये कह रहे हैं इंटीजर, लेकिन हमारा एरे तो कैरेक्टर्स का है, तो 0 किसका एस्काई कोड होता है? नल का। दैट इज वाई तब स्टोर क्या होता? नल, और तब प्रिंट क्या होता? 12, क्योंकि पहला नल यहां पर मिलता और प्रिंटफ यहां पर रुक जाता, देन द आंसर वुड हैव बीन 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो, थोड़ा टाइम सोचिए, उसके बाद जवाब दीजिए कि क्या आंसर हो सकता है। आई एम वेटिंग फॉर योर consider the following function written in C programming language, void foo char pointer a. The output of the above function input a b c d e f g h is, मतलब हमारी एक स्ट्रिंग है a b c d स्पेस e f g h। मान लीजिए इसका कुछ एड्रेस भी तो होगा ना इस स्ट्रिंग का। मान लीजिए इस a का एड्रेस 100 है, तो इसका एड्रेस 101 होगा, 102, 103, स्पेस का 104, 105 एंड सो ऑन, ऐसा ही होगा ना, ठीक है।
अब हमसे किसी ने कहा आउटपुट अगर फंक्शन को ये आप दे रहे हो तो फंक्शन को एक्चुअली में आप एक एड्रेस दे रहे हो ना, तो foo फंक्शन एक्चुअली पहली बार किस पर कॉल होगा, 100 वाले एड्रेस पर, यानी कि पॉइंटर a किसको पॉइंट कर रहा है, 100 वाले एड्रेस को। अब अच्छे से फोकस करिएगा। इफ स्टार ऑफ a, जस्ट टेल मी, अगर a एड्रेस 100 को पॉइंट कर रहा है तो स्टार ऑफ a क्या है, स्टार ऑफ a कैपिटल A है। अगर मैं आपसे कैपिटल A की वैल्यू पूछूं, हमें पता है ये 65 होती है, तो अगर मैं आपसे बोलूं इफ 65, अगेन इट इज नॉन जीरो ना, दिस इज नॉन जीरो, एंड अब सोच के बोलिएगा स्टार ए, प्लीज आराम से समझिएगा, नॉट इज इक्वल टू स्पेस, तो ए स्पेस नहीं है, दैट मींस द कंडीशन इज ट्रू। और अब क्या हो रहा है, फू कॉल करेगा अपने से नेक्स्ट लोकेशन को, और यहां हम कह रहे हैं पुट कैर। पुट कैर क्या करता है, प्रिंटिंग करेगा करेक्टर विच इज स्टार ए। तो ए जब ये वाली कॉल चल रही है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ए। अब अच्छे से समझिए, जब फू ऑफ 101 कॉल होगा तो ए की वैल्यू 101 होगी। अब फिर से इफ क्या होगा, इफ 66 एंड b इज नॉट इज इक्वल टू स्पेस, दैट इज व्हाई फू ऑफ 102 एंड पुट कैर b, ठीक है। सिमिलरली जब 102 की कॉल चलेगी तो वहां पर c है, इसीलिए क्या होगा, फू ऑफ 103 एंड पुट कैर c। जब 103 की कॉल चलेगी क्योंकि वहां पर d है, तो वो कॉल करेगा फू ऑफ 104 एंड पुट कैर d। अब कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आई। फू ऑफ 104, जब हमारा a 104 को पॉइंट कर रहा है, स्पेस की वैल्यू जीरो नहीं होती, ये तो हमें पता है, यानी कि इफ के अंदर कुछ ऐसा है नॉन जीरो एंड, आराम से देखिएगा, स्पेस नॉट इज इक्वल टू स्पेस, दिस इज फॉल्स, दैट इज व्हाई कहानी अब आगे नहीं जाएगी, कहानी यहीं पर रुक जाएगी। अब हमें इसे ट्रेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंटिंग किसकी होगी, डी की, देन सी की, then B की, then A की। So the correct answer is D, C, B, A। क्या ऐसा कोई आंसर है? Let's check. So the correct answer for this particular question is option D। ठीक है? Let's move to next question। सोचिए, समझिए, उसके बाद जवाब दीजिए। प्लीज वीडियो पॉज कर लीजिएगा, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, देन ओनली आंसर करिएगा। That's the best way to utilize these sessions। अगर आप थोड़ा भी समझ पाए हैं तो देखो, ये कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू से कोई चेंज नहीं होता है। एक्चुअल आर्गुमेंट में कोई चेंज होगा क्या, नहीं, दैट मींस यूजलेस। बट ये कॉल बाय रेफरेंस है और यहां पर स्वैपिंग हो रही है, एक्चुअल स्वैपिंग हो रही है, ठीक है। दैट मीन्स इनिशियली जब मैं मेन से स्टार्ट हुआ तो मेरे a वेरिएबल के कंटेंट थे 4, b वेरिएबल के कंटेंट थे 5 और c वेरिएबल के कंटेंट थे 6, ठीक है। जब मैंने कहा f2 ऑफ m% ऑफ b, m% ऑफ c, यानी कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ f2 b और c के कंटेंट बदल जाएंगे, यहां 5 आ जाएगा, यहां 6 आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। और फाइनली जब मैं प्रिंटिंग करूंगा तो c की वैल्यू है 5 माइनस a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 6, सो दिस बिकम 5 माइनस 10, सो द आंसर इज माइनस का 5, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फोकस करते हैं। Can I consider the c function given below, int f, int j, static int I is equal to 50, int k, okay, ठीक है, कुछ ऐसा है। कह रहा which one of the following is true? The function return 0 for all values of j, ऐसा है क्या? हो सकता है, पता नहीं। The function print the string something for all values of j, देखो ये तो कंफर्म हो गया कि अगर आप कोई भी वैल्यू j की दोगे तो ये तो प्रिंट नहीं करेगा, है ना। बट ठीक है, मैं फिर भी आपको इसका एक बार आंसर दिखवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। लेट मी टेक j एज 50, ठीक है।
let me take j as 50. So what I am saying is we are calling f of 50. तो जब आप f of 50 को कॉल करोगे, you need to understand, let us suppose this is the stack. मैंने कहा मैंने कॉल किया है f of 50 को. What is the value of j? The value of j is 50. स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू 50 ही है, स्टैक का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है. द वैल्यू ऑफ i इज 50. ओके, आपने कहा इंट k, ठीक है. बिकॉज i इज इक्वल टू j, ये तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने चाहिए. 1 2 3. पहला स्टेटमेंट printf एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलेगा, k इज इक्वल टू f ऑफ i, यानी कि f ऑफ 50. दैट मीन्स in this second line again we are calling f of 50. so अच्छा, फिर से यही कहानी होगी, j की वैल्यू 50 है, i की वैल्यू 50 है. 1 printf, क्योंकि कोड में आप i की वैल्यू को चेंज थोड़ी ना कर रहे हैं, तो अगेन क्या होगा, printf. और सेकेंड लाइन में हम कह रहे हैं k इज इक्वल टू f ऑफ 50. तो इसकी सेकेंड लाइन फिर से क्या करेगी, f ऑफ 50 को कॉल करेगी, एंड इट कीप्स ऑन कॉलिंग. That means for function with value 50 क्या होगा, आराम से समझिए. The function, ये ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि अगर j की वैल्यू 50 है, रिटर्न तो दूर की बात हो गई, खत्म ही नहीं हो रहा. The function print string something for all values of j, I cannot say. The function return 0 when j is equal to 50, again wrong. The function will exhaust the runtime stack or run into an infinite loop when j is equal to 50. अरे ये stack जो है कभी तो exhaust होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि infinite memory है हमारे पास. So the correct answer for this particular question is option D. Let's move on to next question. फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिए, उसके बाद सोचिए. कह रहा सपोज n and p are unsigned int variables. In a C program we wish to set p to nc3. nc3 हम जानते हैं, nc3 की वैल्यू आएगी n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial. ठीक है, या ये कहिए divided by 2 into 3, n into n minus 1 into n minus 2 divided by 2 into 3. कह रहा है if n is large, which one of the following statement is most likely to set p correctly? ठीक है, is that okay? What is the problem with option A? What is the problem with option A? पहले ये समझते हैं कि ऑप्शन A के साथ प्रॉब्लम क्या है. Can anyone tell me? Sir, let us suppose, please try to understand. अगर मैं कहता हूं इंटीजर या अनसाइंड इंटीजर 2 बाइट का है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो हम स्टोर कर सकते हैं वो कर सकते हैं 65,535. और बहुत लार्ज नहीं, मैं तो कह रहा हूं n की वैल्यू 50 लेके देखते हैं. अगर आप n की वैल्यू 50 लेंगे तो लगभग 50 इंटू 49 इंटू 48 ये वाली वैल्यू आएगी. लेकिन प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी के हिसाब से पहले ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा. अगर मैं आपसे पूछूं लगभग इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 50 इंटू 50 इंटू 50 यानी कि 125,000. अगर मैं ठीक हूं तो, और अगर मैं ठीक हूं तो ये इससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी और साइक्लिक प्रॉपर्टी के हिसाब से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी. प्लीज ट्राई टू फोकस. क्वेश्चन में यही कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू सेट पी करेक्टली. ठीक है, अभी तो मैंने इनकी वैल्यू बहुत छोटी दी है क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 बाइट लिया है, तो आप रिलेट कर सकते हैं. दैट मींस दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. अच्छा, व्हाट इज रॉन्ग विद ऑप्शन सी? अब इसके लिए आप मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए. अगर मैं आपसे कहूं कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई 2 से हमेशा डिविजिबल होगा, तो ये कहानी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर दूसरा नंबर या ये कहूं इवन नंबर 2 के गैप पर आते हैं. तो टेक एनी नंबर, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 19, अगर आप घट रहे हैं तब भी, बढ़ रहे हैं तब भी. अगर मैं कहूं 18 और 19 दोनों में से एक इवन है, 17 16 दोनों में से एक इवन है, 15 16 मतलब किधर भी, इधर या उधर. That means can I say the product of 2 consecutive number is always divisible by 2? Done है sir. But can I say this for 3? कि किन्हीं भी 2 नंबर्स का
प्रोडक्ट 3 से डिविजिबल होगा? नहीं सर। इफ आई टेक 16 एंड 17, सर ना तो 16 में 3 का मल्टीपल होता है ना 17 में होता है। ऐसा क्यों? मैथमेटिक्स से कहती है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं। हर तीसरे नंबर में क्या आता है? 3 आता है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? but can I say, similarly can I say product of 3 consecutive number is always divided by 3? क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव नंबर में से एक ऐसा जरूर होगा जिसमें 3 एज अ फैक्टर होगा। अच्छा, 3 कंसेक्यूटिव में से इसमें 2 कंसेक्यूटिव में, इन 2 कंसेक्यूटिव में 2 एक फैक्टर होगा। सो मैथमेटिक्स से कहता है दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल। Product of 4 consecutive numbers is always divisible by 4 factorial. Done है sir? Now understand this part. Why option C is wrong? Because जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अगर ये 16 है या ये कहूं, let us suppose this is 100 and this is 101 and this is 100. If I take n as 101 and this as 100, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा क्या? नहीं सर। तो ये इसीलिए इनकरेक्ट है। ये और ऑप्शन ए लगभग सेम सा ही है। दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग एंड आल्सो बिकॉज ऑफ फ्लोटिंग वैल्यू और डबल वैल्यू। व्हाई दिस इज करेक्ट? बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स। सर हर 2 नंबर में इन दोनों के मल्टीप्लाई में 2 एक फैक्टर होगा, तो अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे आंसर करेक्ट है। हाँ या ना? अब क्योंकि बेसिकली या तो इन दोनों में से एक में 3 का मल्टीपल होगा या इसमें 3 का मल्टीपल होगा या 3 एज अ फैक्टर होगा। आर यू गेटिंग? दैट इज व्हाई इसका भी आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, बट अगर आपका मैथमेटिक्स ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को मैं अच्छी कैटेगरी में ही रखता हूं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फोकस कीजिए। द वैल्यू रिटर्न बाय फंक्शन 1435। सभी लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन, सभी लोगों को रिप्लाई करना है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं। फन ऑफ 435, दिस इज द वैल्यू ऑफ नम। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? वाइल नम, क्योंकि नम 435 which is not 0, क्या होगा? काउंट प्लस प्लस एंड देन नम की नई वैल्यू हो जाएगी 435/2 which is 270। तो अब फन ऑफ 217 चलेगा। सिमिलरली काउंट ऑफ प्लस प्लस चलेगा और उसके बाद क्या होगा? फन ऑफ 108 हो जाएगा। देन फन ऑफ, कैन यू टेल मी क्या होगा? 54 हो जाएगा। और यहाँ पे काउंट प्लस प्लस हुआ, यहाँ पर काउंट प्लस प्लस हुआ। देन ये होगा फन ऑफ 27, देन ये होगा फन ऑफ 13, देन ये होगा फन ऑफ 6, देन ये होगा फन ऑफ 3, देन ये होगा फन ऑफ 1। अब फन ऑफ 1 के लिए भी जब अंदर तो जाएंगे ही ना आप, फाइनली ये होगा फन ऑफ 0। तो हाउ मेनी टाइम्स काउंट प्लस प्लस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई होप द करेक्ट आंसर इज 9। ऐसा मुझे लगता है दैट द करेक्ट आंसर इज 9। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? 9। प्लीज रीचेक कर लीजिएगा, हो सकता है मेरे से गलती हुई हो, है ना? हाँ, गलती एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सूडो कोड, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू बी परफॉर्म्ड। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं लूप एनालिसिस। लगभग 3-4 साल पहले मैंने बहुत सेशंस लिए थे लूप एनालिसिस के, है ना, अपने पुराने प्लेटफॉर्म्स पर। तो ये उसी लेवल का क्वेश्चन है, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। हमें समझना पड़ेगा कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमसे बोल रहा है नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं मल्टीप्लिकेशन कहाँ है, ये है, और इसमें कितने मल्टीप्लिकेशन है? 1। तो मैं इसको 1 कंसीडर कर रहा हूं, बिकॉज जितनी बार भी ये चलेगा उतनी बार नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चलेंगे। ठीक है, आई एम सेइंग दिस एज 1 स्टेटमेंट और स्टेटमेंट कंटेनिंग 1 मल्टीप्लिकेशन। अब इन लूप्स को समझते हैं। देखिए बाहर वाला लूप कह रहा है स्टार्ट द वैल्यू ऑफ i फ्रॉम 1 to n
बीच वाला लूप कह रहा है समीशन j इज इक्वल टू आई टू एन, तीसरा वाला लूप कह रहा है समीशन k इज इक्वल टू j प्लस 1 टू n, और अंदर क्या है एक स्टेटमेंट। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मान के चलिए आपने सब कुछ सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसको मैं बस सॉल्व कर रहा हूं और कुछ नहीं। तो हमने कहा समीशन i इज इक्वल टू 1 टू n, समीशन j इज इक्वल टू, आई होप i टू n है शायद, i टू n एंड समीशन k इज इक्वल टू j प्लस 1 टू n, j प्लस 1 टू n1। सबसे पहले हमें इस लूप पर फोकस करना है। इस लूप का मतलब क्या है पहले ये समझिए, समीशन k इज इक्वल टू j प्लस 1 टू n1, यानी कि k की वैल्यू j प्लस 1 से स्टार्ट होगी और n तक जाएगी, और हर बार फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। इट इज लाइक दिस दैट f ऑफ k इज 1, जैसे आप मैथमेटिक्स में कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, f of k is 1. If I put k as j plus 1, the value is 1. If I put k as j plus 2, the value is 1. So, k की वैल्यू जब j plus 1 होगी 1, जब j plus 2 होगी 1, समीशन का मतलब होता है एडिशन, ओके, एंड फाइनली k की वैल्यू जब n होगी तब भी 1। लेकिन हाउ टू कैलकुलेट ये कितने हैं सर? 1 plus 1 plus 1 plus 1 how many times? See, the last value, that is last minus first plus 1. That means n minus j plus 1 plus 1. So this become n minus j minus 1 plus 1. So overall इस लूप का आंसर आ गया n minus j। तो अब ये लूप सॉल्व होके हो चुका है n minus j। अब हमारे पास दो समीशन बचे हैं, j is equal to i to n and summation i is equal to 1 to n। अब हमें इस पर फोकस करना है, तो लेट मी फोकस। समीशन j इज इक्वल टू, पहला समीशन है i इज इक्वल टू 1 टू n, समीशन j इज इक्वल टू i टू n एंड n माइनस j। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस समीशन। हमें पहले इस समीशन पर ही तो काम करना है, अंदर वाला लूप, ठीक है। तो आप इसको ऐसा समझिए, दैट f ऑफ j इज n माइनस j। इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ j एज i, तो पहली वैल्यू आएगी n माइनस i। आर यू गेटिंग? सो द फर्स्ट वैल्यू इज n माइनस i। नाउ इफ आई पुट, क्योंकि ये i से लेके n की तरफ है, इफ आई पुट i प्लस 1, इसका नेक्स्ट आंसर आएगा n माइनस i प्लस 1, which is n माइनस i माइनस 1। आर यू गेटिंग? n माइनस i माइनस 1, तो ये घट रहा है। एट सम मोमेंट j की वैल्यू n माइनस 1 भी होगी, तब आप रखोगे तो ये आएगा, एंड एट अनदर मोमेंट j की वैल्यू n भी होगी। फोकस कीजिएगा, दिस इज 0, दिस इज 1। तो अगर मैं इस साइड से इसे देखना शुरू करूं तो कुछ ऐसा नहीं आएगा, 0 प्लस 1 प्लस 2 अप टू n माइनस i। मैं इसको दोबारा लिख ले रहा हूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस i। हम जानते हैं 1 से लेके n तक का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो इनका सम क्या आएगा? इनका सम आएगा n माइनस i इंटू इसके अगला टर्म डिवाइड बाई 2, यानी कि ये पूरा सॉल्व होके ये आ गया। तो फाइनली अब एक समीशन बचा है जो हमें इस पर लगाना है, which is summation I is equal to 1 to n minus I into n minus I plus 1 divide by 2। Let me solve it। थोड़ा सा लेंथी है बट ये एक अच्छा मेथड है लूप एनालिसिस के लिए। हमें समझना पड़ेगा कैसे काम करता है। अगर मैं सही से खोल दूंगा तो n माइनस आई इंटू एन माइनस आई का होल स्क्वायर, सो i इज इक्वल टू 1 टू n, ये हो जाएगा n माइनस आई का होल स्क्वायर प्लस n माइनस आई डिवाइड बाई 2। अब इस 2 को बाद में सॉल्व करेंगे। मैं इसे 1 बाई 2 समीशन i इज इक्वल टू 1 टू n ऐसे लिख ले रहा हूँ, इसको खोल ले रहा हूँ। सो दिस बिकम्स n स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2in प्लस n माइनस आई। अब देखिए मैं एक एक करके सब पर समीशन लगाऊंगा, थोड़ा लेंथी है इसलिए मैं इसको यहां रखना चाहूंगा, ठीक है। और इस पूरे को हटा देते हैं, ऐसा समझिए, शॉर्ट कर देते हैं। तो आराम से समझिएगा, 1 बाई 2
अगर मैं कहूं समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ i स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लिया मैंने 2 n भी कॉमन ले सकते हैं, पता है ना, क्योंकि फंक्शन i का है, ओके, प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ n माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ i। लेट मी सॉल्व दिस। यह आया 1/2। अब मैं कह रहा हूं i इज इक्वल टू 1 टू n, यानी कि i की वैल्यू 1 के लिए n स्क्वायर, फिर n स्क्वायर, फिर n स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर को कितनी बार जोड़ रहे हैं, n टाइम्स ऑफ n स्क्वायर। कैन आई से दिस एज n क्यूब। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस 2n समेशन ऑफ i, यानी कि i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक का सम क्या होता है सर, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस 1 से लेके n टाइम्स n अगर जोड़ोगे तो n टाइम्स ऑफ n, so this becomes n square, and again the answer for this is n into n plus 1 divided by 2. Now let me try to solve it. देखिए ये कैंसिल इससे, तो ये आएगा 1/2 n क्यूब प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। देखिए सब कुछ माइनस का है, तो n इंटू n ये हो गया माइनस का n क्यूब और माइनस का n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। फोकस कीजिएगा, n क्यूब n स्क्वायर, सिर्फ दो टर्म बचे, उसमें भी n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1। तो अगर मैं इस n इंटू n प्लस 1 बाई 6 को बाहर ले लूं तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, बाहर लिया है डिवाइड बाई 12, अंदर बचेगा 2n प्लस 1 और यहां बचेगा माइनस का 3। जब आप 2n प्लस 1 माइनस के 3 को सॉल्व करोगे बेटा तो ये आएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 12 इंटू 2n माइनस 2। अब देखिए एक 2 इसमें से बाहर आएगा, दैट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 12 इंटू 2 इंटू n माइनस 1, दैट इज ये 2 इससे कट गया, ये आ गया 6, यानी कि n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। हमारा आंसर क्या आया, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। देखिए n माइनस 1 के अगला होता है n, उसके अगला होता है n प्लस 1, यानी कि अब आप आंसर जानते हैं, फोकस कीजिएगा आंसर देने पर। हाफ ऑफ प्रोडक्ट नहीं, 1/3 नहीं, 1/6 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। डन है सर, एकदम डन है। So what is the correct answer? The correct answer for this particular question is option C. जो मेथड मैंने यहाँ डिस्कस किया है वो एक स्टैंडर्ड बुक का है, ठीक है, बट दैट्स अ वेरी गुड मेथड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं, फोकस करिएगा। मैं हमेशा ये कहता हूं, प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन टेल मी व्हाट इज द आंसर। खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिए। अगेन फॉर दिस क्वेश्चन आई एम सेइंग द सेम थिंग, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द अप्रोच। देखिए एक फंक्शन दे रखा है, सॉरी एक प्रोग्राम दे रखा है, मेगा वॉइड मेन int i, एक पॉइंटर दे रखा है, scanf एंड ऑल दैट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हम ऑप्शंस बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं कि क्या हुआ। अगर मैं मेन की बात करूं तो देयर इज अ वेरिएबल i, इनिशियली इट कंटेन्स सम गार्बेज वैल्यू, ठीक है, बट इसका कुछ एड्रेस होगा, लेट अस सपोज दैट इज 1016। देन हमने एक पॉइंटर लिया, इस पॉइंटर का नाम है pi और इसके अंदर हमने इस वेरिएबल का एड्रेस डाला, दैट मींस pi का मतलब मेमोरी लोकेशन 1016। स्कैनफ अगर आप लोगों को याद हो तो स्कैनफ को हम दो पैरामीटर्स देते हैं। पहला पैरामीटर होता है द फॉर्मेट इन विच वी आर एक्सपेक्टिंग द इनपुट, या फॉर्मेट जिसमें हम इनपुट ले रहे हैं, रीड कर रहे हैं, एंड सेकंड वन इज ऑलवेज एन एड्रेस। तो
यहां पर बस ये सवाल उठता है, क्या पीआई एक एड्रेस है? सर पीआई का मतलब मेमोरी लोकेशन 1016 विच इज एड्रेस। तो दैट मीन्स अगर मैं यहां पर m% ऑफ i देता, वो भी एक एड्रेस होता। तो हम ये कह रहे हैं जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी वैल्यू आ रही है वो कहां जाएगी? इस पर्टिकुलर एड्रेस पर। लेट अस सपोज मैंने कहा वैल्यू है 10, तो ये वैल्यू कहां जाके स्टोर होगी? यहां पर। आर यू गेटिंग दिस? नाउ if I try to printf percentage d slash n I plus 5, तो i की वैल्यू क्या है? जो भी एंटर्ड वैल्यू है, दैट इज कीबोर्ड से जो भी एंटर्ड वैल्यू है प्लस 5, है ना? Which one of the following statement is true? अभी के लिए मैं ये कह रहा हूं, थोड़ी देर बाद ये बताऊंगा कि इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो हमसे कह रहे हैं कंपाइलेशन फेल्स, नो। एग्जीक्यूशन रिजल्ट इन अ रन टाइम एरर, नो। ऑन एग्जीक्यूशन द वैल्यू प्रिंटेड इज 5 मोर देन द एड्रेस, नहीं। ऑन एग्जीक्यूशन द वैल्यू प्रिंटेड इज 5 मोर देन द इंटीजर वैल्यू एंटर्ड। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन डी है, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन डी है। बट व्हाट इफ मान लीजिए मैं इंटीजर की सबसे बड़ी वैल्यू यहां पर भेजता हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट अस अज्यूम इंटीजर 2 बाइट का है और मैं जो कीबोर्ड से वैल्यू आ रही है वो सबसे बड़ी वैल्यू भेजता, तो दैट प्लस 5 साइक्लिक प्रॉपर्टी के हिसाब से कुछ और आंसर आता। बट कमिंग टू क्वेश्चन, गेट में क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी। बट आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा कहा, ठीक है। अगेन माय ओनली रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज, जब भी एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वीडियो पॉज कीजिए, पेन पेपर लीजिए, खुद से उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, देन देखिए आप कहां गलती कर रहे हैं, क्या मेरी अप्रोच सही है या नहीं है, और सर की क्या अप्रोच है। अगर आपको लगता है कि मेरी अप्रोच ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि मुझे फॉलो करने की जरूरत है, नहीं, है ना। आपको लग रहा है आपकी अप्रोच बेटर है, आप सही डायरेक्शन में हैं, देन गो फॉर इट, है ना। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं ही आपके ज्ञान चक्षु खोल रहा हूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है आप अपनी जगह ठीक है, आपकी अप्रोच ठीक है, आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, जल्दी क्वेश्चंस बन रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग सी कोड int a b c equal to 0। सी दीज आर ग्लोबल वेरिएबल्स, क्योंकि आउटसाइड ऑल द फंक्शंस हैं, दैट मींस दीज आर ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। यानी कि हमारे कोड में एक ए ग्लोबल है और ग्लोबल वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू या डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। सी की इनिशियलाइज ऑलरेडी कर रखी है, दैट मींस ए बी सी 3 ग्लोबल वेरिएबल हैं और तीनों की ही वैल्यू 0 है। ये क्या है? फंक्शन का फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, ठीक है। मेन के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल है ए, सो आई एम सेइंग ए ऑफ मेन, और ये कैसा वेरिएबल है? स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। अब हमने यहां से कॉल किया पीआरटी फन को, आराम से देखिएगा, हमने कॉल किया पीआरटी फन को, ठीक है। हमने कॉल किया, सॉरी, पीआरटी फन को। जरा पीआरटी फन को देख लेते हैं, आराम से देखिएगा। पीआरटी फन की भी एक स्टैटिक वेरिएबल है 2। ये किसका है? पीआरटी फन का भी एक स्टैटिक वेरिएबल है। पीआरटी फन के अंदर जब आप आएंगे तो एक स्टैटिक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू है 2। ओके सर, देखिए ये लाइन वापस कभी नहीं चलती है, पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। हम इस पर हैं पीआरटी फन, ठीक है सर। अब ये एक लोकल वेरिएबल है, तो जब भी लोकल वेरिएबल, ऑटो वेरिएबल, sir, auto variables are created automatically whenever you enter the block in which they are created, and they are destroyed automatically whenever you exit the block in which they are created. That means ऑटो वेरिएबल कब बनते हैं? जैसे ही आप उस ब्लॉक में एंटर करते हैं जहां पर वो क्रिएट किए गए हैं, और जैसे ही आप उस ब्लॉक को छोड़ते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्योंकि पीआरटी फन की कॉल है लोकल वेरिएबल बी बनेगा। आर यू गेटिंग? ओके, दैट मींस लोकल वेरिएबल बी बना और इसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है। देन आपने किया
अच्छे से देखिएगा इसको कैसे करेंगे, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है तो दो स्टेप में मैं इसको लिख देता हूं। पहला स्टेप कहेगा b इज इक्वल टू बी प्लस वन और दूसरा स्टेप कहेगा a इज इक्वल टू a प्लस बी। अब यहां से क्या हुआ, पीआरटी फंड का जो लोकल वेरिएबल है उसकी वैल्यू अपडेट होके 2 हो गई। एम आई राइट? पीआरटी फंड का जो लोकल वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है। एंड ए की नई वैल्यू क्या हो गई, ये ए किसका ए है, पीआरटी फंड का स्टैटिक वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू तो 2 थी प्लस बी की अपडेटेड वैल्यू, दैट मींस ए की वैल्यू अब हो गई 4। अब इनसाइड पीआरटी फंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ए की वैल्यू हो चुकी है 4, ठीक है। पीआरटी फंड के अंदर अगर आप ए और बी की वैल्यू प्रिंट करोगे तो ए की वैल्यू 4 आएगी और बी की वैल्यू 2 आएगी, यानी कि एक चीज कंफर्म है, ऑप्शन डी मेरा आंसर नहीं है, ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं है, ठीक है। ओके सर, अब हम वापस गए मेन के पास। ओके, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में आपने किया a इज इक्वल टू ए प्लस वन, कौन सा a होगा, ये स्कोपिंग रूल क्या कहते हैं, ये कौन सा a होगा, मेन का स्टैटिक वेरिएबल a, यानी कि आपने इस वेरिएबल को 2 कर दिया एंड देन अगेन यू कॉल्ड पीआरटी फंड। आराम से समझिएगा, पीआरटी फंड में जो लोकल वेरिएबल था वो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा जैसे ये कॉल खत्म हुई होगी। आर यू गेटिंग दिस? डन सर। अगली बार जब पीआरटी फंड फिर से कॉल होगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पीआरटी फंड का जो स्टैटिक वेरिएबल था वो तो रहेगा, लेकिन ये लोकल वेरिएबल फिर से क्रिएट होगा, ये लोकल वेरिएबल फिर से क्रिएट होगा। तो ये जो बी वेरिएबल है पीआरटी फंड का, ये फिर से क्रिएट होगा विद अ वैल्यू 1, ठीक है। एंड अगेन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले जब आप करेंगे आपने किया b इज इक्वल टू बी प्लस वन, तो इससे क्या हुआ, लोकल वेरिएबल की वैल्यू हो गई 2। ओके, मैंने कहा लोकल वेरिएबल की वैल्यू हो गई 2। देन स्टैटिक वेरिएबल की नई वैल्यू क्या होगी, देखिए स्टैटिक, पुराना स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू थी 4 और ये हो गया 2, दैट मींस इसके स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू हो चुकी है 6। तो अगर विद इन पीआरटी फंड फिर से आप ए और बी को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 6 एंड 2। दैट मींस हमारा आंसर आ चुका ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। पर जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी पर्पस तीसरा भी देख लेते हैं। अब आप पीआरटी फंड से वापस गए, जब आप पीआरटी फंड से वापस गए तो अब लोकल वेरिएबल तो है नहीं, मेन के पास आप पहुंचे, मेन के अंदर ए, क्या मेन के पास कोई ए नाम का वेरिएबल है सर, जिसकी वैल्यू 2 है, दैट मींस यहां क्या प्रिंट होगा 2, ठीक है। बट क्या मेन के पास बी नाम का कोई वेरिएबल है, आई डोंट थिंक सो, तो जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, दैट मींस ग्लोबल वेरिएबल, तो ये वाला कौन सा है, ग्लोबल वेरिएबल, और इसकी वैल्यू क्या है 0, दैट मींस लास्ट प्रिंटफ क्या प्रिंट कर रहा है 2,0। ये मेन प्रिंट किया, ये पीआरटी फंड की पहली कॉल ने प्रिंट किया और ये पीआरटी फंड की दूसरी कॉल ने प्रिंट किया। देखिए इस क्वेश्चन में जो बच्चा गलती करता है वो ये करता है, नेमिंग कन्फ्लिक्ट में उलझ के रह जाता है। तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच। क्यों है, मैं ये नहीं कह रहा जल्दी और फास्ट, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अप्रोच में आपको क्या करना है, अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल के साथ फंक्शन का नाम अटैच कर दो, और अगर स्टैटिक और लोकल भी है तो स्टैटिक के आगे स्टैटिक जरूर लिख दो ताकि आप उसे डिस्ट्रॉय ना करो। दिस इज द बेस्ट अप्रोच। व्हाई? क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ था ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको सिर्फ ये याद रहे कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का लाइफ टाइम क्या होता है, और अगर आप नेमिंग कन्फ्लिक्ट में नहीं उलझ रहे हैं तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बेहद इजी था, ठीक है। सॉरी अगर आपको टफ लग रहा हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज ऑप्शन सी। आराम से सॉल्व कीजिएगा, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। पहले पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने की। कैन आई कंसीडर द फॉलोइंग रिकर्सिव सी फंक्शन दैट टेक्स 2 आर्गुमेंट, unsigned int foo, unsigned int n, unsigned int r, if n is greater than 0 return करो n mod r plus foo of n divide r comma r, else return 0. Can I, what is the return value of the function when foo is called for foo 345,10? आराम से देखिएगा। मैंने कहा कि पहली कॉल है foo of
345, 10. This is n, this is r. Now अगर आप क्वेश्चन को देखें n greater than 0, because n is greater than 0, ये रिटर्न वैल्यू होगी. Now if I ask you what is 345 mod 10, mod 10 कभी भी आप किसी नंबर का करते हैं तो वो हमेशा लास्ट का डिजिट आता है. दैट मीन इसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी? 5 प्लस कॉल द सेम फंक्शन. पहला आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? 345 डिवाइड बाई 10. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द आंसर. अगर आपने सी प्रोग्रामिंग मुझसे पढ़ा है या कहीं भी अच्छी रिसोर्स से पढ़ा है, ऑपरेटर का बिहेवियर डिपेंड किस पर करता है? ऑपरेंड्स के टाइप पर. क्योंकि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, इसका रिजल्ट इंटीजर आएगा. 345 का इंटीजर रिजल्ट क्या आएगा? आना तो सर 34.5 चाहिए, तो आएगा क्या? 34. दैट इज व्हाई पहला आर्गुमेंट हो जाएगा 34, दूसरा आर्गुमेंट 10 ही रह रहा है, बिकॉज कॉल ऐसा कह रहा है. अब अगेन बिकॉज n इज ग्रेटर देन 0, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 34 mod 10. mod 10 मतलब लास्ट का डिजिट. सो दिस इज 4 प्लस calling the same function 34 divided by 10, so the integer value is 3 comma 10. Now again this is n, this is r, and question के हिसाब से n is greater than 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 mod 10 which is 3 plus foo of 3 divide 10, integer value is 0. Now understand, when n becomes 0, else will execute and the return value of this function is 0. अगर इसकी वैल्यू 0 है तो 3 प्लस 0 ये क्या रिटर्न करेगा? 3. एंड देन 4 प्लस 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी 7, एंड 5 प्लस 7 इसकी वैल्यू आ जाएगी 12. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर इज 12. एक्चुअली ये फंक्शन कर क्या रहा है? एक्चुअली ये फंक्शन सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर, और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है? किस नंबर सिस्टम में हम बात कर रहे हैं. बिकॉज इट इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम, और नंबर डेसिमल है, तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर के डिजिट्स का सम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर आपसे कहता है कोई कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हमें क्या चाहिए? डिजिट्स का सम चाहिए, या ये कहूं नंबर ऑफ सेट बिट्स चाहिए. इसी कोड में मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? सिर्फ आर की वैल्यू 2 करनी पड़ेगी, काम हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर वर्कआउट करते हैं. व्हाट डज द फॉलोइंग फ्रैगमेंट ऑफ सी प्रोग्राम प्रिंट? एंड प्लीज देयर इज नो स्पेस, यहां पर कोई स्पेस नहीं है, आप इसे ऐसे समझें. गेट 2011. ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का. तो हमसे कहा गया कि भैया गेट 2011. चलिए कोशिश करते हैं. ठीक है, तो GATE E 2011 नल, एंड ये सब सिंबल हैं. ये कोई एड्रेस होगा? पक्का होगा सर. ठीक है, तो हमसे कहा कि C. ठीक है, तो अगर मैं कहूं एरे का नाम C, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा सर? पहले एलिमेंट के एड्रेस को. डन है. देन हमने कहा P इज इक्वल टू C, यानी कि P भी किसको पॉइंट कर रहा होगा? P भी इसको पॉइंट कर रहा होगा. अब बहुत अच्छे से समझिएगा, व्हाट इज P3? पहले तो इसको समझते हैं. देखो यार, अगर P ये है, व्हाट इज P प्लस 1? व्हाट इज P प्लस 1? P प्लस 1 होगा अगली लोकेशन, यानी कि P प्लस 1 होगा A का एड्रेस, P प्लस 2 होगा T का एड्रेस, और P प्लस 3 होगा E का एड्रेस. बिकॉज एड्रेस प्लस 1 का मतलब क्या होता है? मूविंग दैट मेनी लोकेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. पॉइंटर प्लस 1 का मतलब क्या होता है? मूविंग दैट मेनी लोकेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. प्लस 1 का मतलब नेक्स्ट लोकेशन, प्लस 2 का मतलब 2 टाइम्स आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में बढ़ना है. ठीक है, तो अगर P प्लस 1 इज एड्रेस ऑफ A है, यानी कि P प्लस 1 कहने का मतलब मैं इस मेमोरी ब्लॉक के बाहर खड़ा हूं, और पॉइंटर का मतलब क्या होता है? स्टार लगाइए, अंदर घुस जाइए. दैट मीन्स what if I ask you what is star P plus 1? Sir, it is nothing but character constant A. Okay. Similarly, P plus 3 कहने का मतलब अगर E है, तो मैं यहां खड़ा हुआ हूं P plus 3, स्टार लगाऊंगा तो अंदर चला जाऊंगा, यानी कि स्टार P plus 3 कहने का मतलब है character constant E.
अब एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम ये जानते हैं कि इसको मैं स्टार ऑफ 1 प्लस पी भी लिख सकता हूं, इसको मैं p ऑफ 1 भी लिख सकता हूं और इसको मैं 1 ऑफ p भी लिख सकता हूं। सिमिलरली एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको मैं स्टार 3 प्लस पी भी लिख सकता हूं, इसको मैं p ऑफ 3 भी लिख सकता हूं और इसको मैं 3 ऑफ p भी लिख सकता हूं। यानी कि p ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई, p ऑफ 3 की वैल्यू आ गई ये, p ऑफ 1 की वैल्यू आ गई ये और ये। दैट मींस अब मुझे ये कैलकुलेट करना है दैट व्हाट इज p प्लस e माइनस ए। अब कहानी ये है कि e माइनस ए का मतलब क्या है, क्योंकि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, e और a की स्काई कोड यूज होंगे। ठीक है, तो अगर मैं मान के चलता हूं कि आपको स्काई कोड नहीं भी याद है और a का 1 मानते हैं तो b का 2 हो जाएगा, c का 3 हो जाएगा, d का 4 हो जाएगा और e का 5 हो जाएगा। दैट मींस इट इज p प्लस 5 माइनस 1, इट इज p प्लस 4। ठीक है, अब यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पहले तो आपको p प्लस 4 5 करना चाहिए, उसके बाद हाउ डज दैट मैटर। सी अंडरस्टैंड, अगर p प्लस 5 माइनस 1 है तब भी क्या फर्क पड़ता है, आराम से देखिएगा। अगर मैं कह रहा हूं p प्लस 5 मतलब p प्लस 1, p प्लस 2, p प्लस 3, p प्लस 4, p प्लस 5, मैं यहां पर खड़ा हूं। अब इसमें से -1 करूंगा तो मैं कहां जाके खड़ा हो जाऊंगा, सर एक लोकेशन पीछे। आर यू गेटिंग, that means finally where we are standing, sir this is p plus 4। p plus 4 एड्रेस है सिंबल 2 का। अब देखिए हमें क्या दिया है, परसेंटेज एस यानी कि स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं, और जब भी स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं परसेंटेज एस की हेल्प से तो प्रिंटएफ को आप हमेशा एक एड्रेस देते हैं, प्रिंटएफ उस एड्रेस से प्रिंटिंग स्टार्ट करता है जब तक नल नहीं मिलता, और नल को प्रिंट नहीं करता, बाकी सबको प्रिंट करता है। दैट इज व्हाई द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन सी, दैट इज 2011। एंड कमिंग टू स्ट्रिंग, आप मान के चलिए ऑलमोस्ट हर साल स्ट्रिंग का एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड या किसी भी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जरूर पूछा जाता है, ऑलमोस्ट हर साल। एक आध साल की बात नहीं करता हूं, है ना, पैटर्न इधर उधर हो जाता है, पर स्ट्रिंग रिकर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब आराम से समझिएगा। एक एरे गिवन है 12 7 13 4 11 6। नेक्स्ट पेज पे करता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, 12 7 13 4 11 6। 12 7 13 4 11 and 6। so this is the array, ये हमारा array A है। this is A0, this is A1, this is A2, this is A3, this is A4, this is A5। ठीक है, डन। मान लेते हैं ये एड्रेस 100 है, ये 104 है, 108 है, ये 112 है, ये 116 है और ये 120 है। ठीक है, तो जब आपने देखिए इसका आउटपुट क्या आने वाला है, जो भी f ऑफ a, 6, a क्या है, एरे का नाम, एरे का नाम क्या होता है, उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। यानी कि एक्चुअल कॉल क्या है, f ऑफ 100, 6, एक्चुअल कॉल क्या है, f ऑफ 100, 6। ठीक है सर, ठीक है, एक्चुअल कॉल क्या है, f ऑफ 100, 6। ओके सर, आराम से देखिएगा। फॉर्मल आर्गुमेंट एक पॉइंटर है, यानी कि ये a पॉइंटर है। दैट मींस डोंट वरी, ये a और ये a, परेशान मत होइएगा। तो जब हमारी कॉल ये है तो पॉइंटर क्या है, ये, और n की वैल्यू है ये। दैट मींस नाउ ये जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, 100 को। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा सा कोड समझने की कोशिश करेंगे। अगर n की वैल्यू 0 है, रिटर्न कर दो 0। व्हाट डज दिस मीन, वैल्यू एट a, यानी कि a जो पॉइंटर है, जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, अगर वहां पर जो वैल्यू है अगर उसे 2 से डिवाइड करें और 0 है रिमाइंडर, दैट मींस ये कौन सा केस हो गया, इवन वाला। ठीक है, और ये कौन सा केस हो गया, ऑड वाला। तो इवन के केस में तो हमें ये आंसर देना है, जो भी वैल्यू है प्लस
f ऑफ अगला एड्रेस कॉमा n-1। प्लीज ट्राई टू फोकस, प्लीज ट्राई टू फोकस। तो जब हम सबसे पहली बार करेंगे 100 पर जो वैल्यू है वो है इवन, 100 पर जो वैल्यू है वो है इवन। दैट मींस मैं अब आंसर क्या ले रहा हूं आराम से समझिएगा। बिकॉज इट इज इवन, वैल्यू, व्हाट इज दैट वैल्यू, व्हाट इज दैट वैल्यू 12 प्लस कॉल द सेम फंक्शन फॉर a प्लस 1। अगर a 100 है तो a प्लस 1 मेरे हिसाब से 104 होगा और n-1 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉल के लिए ये a हो गया, ये n हो गया। तो अब a किसको पॉइंट कर रहा है, 104 को। अब मुझे बताइए 104 वाली लोकेशन पर जो वैल्यू है वो क्या है, ऑड। तो ऑड के लिए क्या चल रहा है, ऑड के लिए कहता है वैल्यू माइनस, बस माइनस का साइन आ जाता है। दैट मींस बिकॉज 104 पर ऑड वैल्यू है, इट बिकम्स 7 माइनस f ऑफ a प्लस 1। अगर करंट कॉल के लिए a 104 है तो अगली लोकेशन क्या होगी, 108, और n की वैल्यू एक और घट जाएगी। नाउ अंडरस्टैंड, अब इस कॉल के लिए a की वैल्यू ये है, दैट मींस नाउ फॉर थर्ड कॉल a की वैल्यू है 108। अगेन what is the value at 108? It is odd value. Because again it is odd, आंसर क्या आएगा, इस फंक्शन कॉल का रिजल्ट क्या आएगा, 13 माइनस कॉल द सेम फंक्शन फॉर नेक्स्ट लोकेशन दैट इज 112, 3। दैट मींस नाउ फॉर दिस कॉल a अब किसको पॉइंट कर रहा है, 112 को। सो a एंड n। नाउ 112 पर जो वैल्यू है वो इवन है, दैट इज व्हाई इसका आंसर क्या आएगा, 4 प्लस कॉल द सेम फंक्शन फॉर नेक्स्ट लोकेशन। सी नेक्स्ट लोकेशन अब क्या हो जाएगी, 116, और n की वैल्यू हो जाएगी 2। फोकस करिएगा। सो नाउ a की नई वैल्यू अब 116 है, दिस इज a, दिस इज n। नाउ 116 पर जो वैल्यू है अगेन दैट इज ऑड वैल्यू, सो दिस बिकम 11। इसका आंसर आएगा 11 माइनस कॉल द सेम फंक्शन फॉर 120, 1। ठीक है, ओके सर। That means what I am trying to say, next call के लिए a क्या है, 120। So this is a and this is n। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा सर, इवन के लिए हम क्या कर रहे हैं, 6 प्लस कॉल द सेम फंक्शन फॉर नेक्स्ट लोकेशन। नाउ अंडरस्टैंड, when n becomes 0, when n becomes 0 we are saying return 0। that means what is the output of this, सर इसका आंसर आ गया 0। And now 6 plus 0, now 6 plus 0 इस कॉल का आंसर आ गया 6। 11 minus 6 इसका आंसर आ गया 5। 4 plus 5 इसका आंसर आ गया 9। 13 minus 9 इसका आंसर आ गया 4। 7 minus 4 इसका आंसर आ गया 3। 12 plus 3, what is the final value of this call? So the final value of this call is 15। I strongly recommend please pause the video for 10 seconds and try to understand क्या हुआ। I hope सबको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी लगता है तो लगने में कोई बुराई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। So what is the answer? The correct answer for this particular question is option C। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये इजीएस्ट क्वेश्चन है जो गेट में पूछा जा सकता है, बट ठीक है करना तो है ही हमें। कह रहा है व्हाट डज द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रिंट। देखिए दो ग्लोबल वेरिएबल है, देयर इज वन ग्लोबल वेरिएबल i, उसकी वैल्यू 0 है, एंड देयर इज वन ग्लोबल वेरिएबल जो है j, जिसकी वैल्यू 1 है। मान लीजिए इसका एड्रेस है 100 और इसका एड्रेस है 200। यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। मान लेते हैं इसका एड्रेस 100, इसका एड्रेस 200। तो यहां से f के अंदर हमने 100 और 200 पास किया, यानी कि p पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, p पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 100 को, और q पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 200 को। ठीक है, आपने कहा p इज इक्वल टू q, दैट मींस q के अंदर जो कुछ है वो p में आ गया। q के अंदर क्या है, 200। दैट मींस अब p किसको पॉइंट कर रहा है, प्लीज ट्राई टू फोकस। अब p किसको पॉइंट कर रहा है, p पॉइंट कर रहा है 200 को। ओके, दैट मींस अब ये वाला लिंक वैलिड नहीं है, मतलब ये वाला लिंक नहीं है। सो p एंड q बोथ आर पॉइंटिंग टू 200, यानी कि दोनों के अंदर j वेरिएबल का एड्रेस है। बहुत बढ़िया। अब हमने कहा स्टार p इज इक्वल टू 2। स्टार p का मतलब क्या है, p का मतलब है लोकेशन 200, स्टार p का मतलब है वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन 200 को 2 कर दो। ओके, दैट मींस दिस बिकम्स 2।
ओके, हम मेन के पास वापस आए। मेन कह रहा है प्रिंटफ, सॉरी स्पेस हो गया है, माफी करिएगा, माफी चाहूंगा, ये टाइपो मिस्टेक है। और हमसे कहा आई और जे, अरे आई क्या है 0 और जे क्या है 2, दैट मींस व्हाट इज द राइट आंसर? सर द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, अगर किसी को गेट कैर या पुट्स या कुछ भी नहीं आता, आपको ये समझना है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल क्वेश्चन मार्क 1 एंड क्वेश्चन मार्क 2 so that the program below prints an input string in reverse order। मतलब अगर कोई स्ट्रिंग इनपुट कर रहा है PANKAJ तो आउटपुट होगा जकनप JAKNAP। ठीक है, ठीक है, आराम से समझिएगा। इफ printf enter text printf /n कॉल किया रिवर्स फंक्शन को, आराम से देखिएगा, दैट मीन्स रिवर्स फंक्शन कुछ ना कुछ प्रिंटिंग कर रहा होगा, तभी तो स्ट्रिंग रिवर्स में प्रिंट होगी, और कैसे भी इनपुट ले रहा होगा। देखिए यहां पर कोई भी इनपुट नहीं लिया गया, यानी कि रिवर्स फंक्शन के अंदर कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो इनपुट भी ले और प्रिंटिंग भी करे। अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई ऑप्शन ए इज रॉन्ग, बिकॉज ऑप्शन ए के अंदर सिर्फ हम गेट यानी कि इनपुट ले रहे हैं। ऐसा हो सकता है इनपुट लेते रहे और कुछ प्रिंट ही ना हो, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि रिवर्स ऑर्डर में प्रिंटिंग होगी। ठीक है सर, कोई ऑप्शन बी भी इसीलिए रॉन्ग है, आराम से समझिएगा, प्लीज आराम से समझिएगा। ऑप्शन सी और डी में से मेरा आंसर है, नाउ अंडरस्टैंड प्लीज प्लीज प्लीज। ऑप्शन सी ये कह रहा है गेट करेक्टर है ही नहीं कहीं पर। ऑप्शन सी कोई करेक्टर रीड कर रहा है क्या? देखिए अगर ऑप्शन सी के हिसाब से चलें, कहीं पर भी हम कोई करेक्टर बाय करेक्टर रीड कर रहे हैं नहीं, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी भी आंसर नहीं है। पक्का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कॉमन सेंस से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो इन पीवाईक्यू सेशंस का पूरा एडवांटेज लीजिए। इस सेशन में इतना ही, जल्दी ही मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन शाइनिंग।